स्वागत। आज हम सिमोन सेंट जेम्स की किताब मर्डर रोड की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस नोवेल का एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण है जो कहानी के हर रहस्य, हर मोड़ को परत दर परत खोलेगा। तो हाँ, स्पॉयलर्स की उम्मीद बिल्कुल रखिए। जरा सोचिए, एक जोड़ा, बिल्कुल नई शादी, हनीमून का सफर, और फिर रात का अंधेरा, एक अनजानी सुनसान सड़क जिसका नाम ही पड़ गया है मर्डर रोड। ये कहानी सिर्फ डर या सनसनी नहीं है, इसमें अतीत के साए हैं, कुछ अनसुलझे रहस्य हैं और शायद कुछ ऐसा भी जो हमारी समझ से परे हैं। चलिए, इस विश्लेषण के साथ इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें सिर्फ कहानी की सतह नहीं दिखाएगा, बल्कि उसके नीचे छिपे मतलबों तक ले जाएगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे अपराध की एक कहानी जिसमें दशकों पुराना राज छुपा है, वो अलौकिक लगने वाली घटनाओं और इंसानी जख्मों, खासकर अतीत के बोझ को एक साथ बुनती है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब तो कहानी का आगाज होता है अप्रैल और एडी कैलाहन के साथ। उनकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने हनीमून पर हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जिंदगी के अपने प्लान्स होते हैं। रात के वक्त सुनसान इलाके में उनका जीपीएस उन्हें एक ऐसी सड़क पर ले आता है जिसका नाम है एटिकस लाइन। ये नाम ही अपने आप में एक चेतावनी जैसा लगता है ना। हाँ, और ये कोई आम सड़क नहीं है। स्थानीय लोगों के बीच ये मर्डर रोड के नाम से बदनाम है। दशकों से यहाँ एक अजीब सिलसिला चल रहा है। अकेले हिच हाइकर्स यानी लिफ्ट मांगने वाले लोग, वो या तो गायब होते रहे हैं या फिर उनकी लाशें मिली हैं। एक अनकहा डर इस सड़क से जुड़ा है, एक ऐसा इतिहास जिसे लोग भुलाना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते। और इसी बदनाम सड़क पर रात के अंधेरे में अप्रैल और एडी को सड़क किनारे एक बुरी तरह घायल लड़की मिलती है। जाहिर सी बात है, वो रुकते हैं, मदद की कोशिश करते हैं, उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद करते हैं, लेकिन वो लड़की रास्ते में ही दम तोड़ देती है। यहीं से उनका हनीमून एक भयानक सपने में बदलना शुरू हो जाता है। पहला शक उन्हीं पर जाता है जो घटनास्थल पर मौजूद थे, यानी अप्रैल और एडी। उनके बयान पूरी तरह मेल नहीं खाते। शायद घबराहट में, या शायद जो उन्होंने देखा वो इतना अजीब था कि उसे बयान करना मुश्किल था। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि लड़की पहले से घायल थी। वो बुरी तरह फंस जाते। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। क्या ये सिर्फ गलत समय पर गलत जगह होने वाला मामला है, या कहानी शुरू से ही इशारा कर रही है कि अप्रैल और एडी का इस सड़क से कोई गहरा अनजाना कनेक्शन है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। सतह पर तो ये एक भयानक इत्तेफाक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि उनके अतीत के घाव, वो उन्हें इस जगह की ऊर्जा, यहाँ के अनसुलझे रहस्यों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। तो हाँ, ये सिर्फ इत्तेफाक से ज्यादा गहरा महसूस होता है। और जैसे जैसे वो उस इलाके में रुकने को मजबूर होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी, ज्यादा भयावह चीज का हिस्सा है। और यहीं से चीजें और रहस्यमयी होने लगती हैं ना। स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाहटें, कुछ पुरानी कहानियां। बिल्कुल। और सबसे मशहूर कहानी है लॉस्ट गर्ल की। एक ऐसी किंवदंती जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कहते हैं कि हर कुछ सालों में एक खोई हुई अकेली लड़की इसी एटिकस लाइन पर रहस्यमय तरीके से दिखती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये उन लड़कियों की आत्माएं हैं जो पहले यहाँ मारी गईं और अब शायद न्याय की तलाश में भटक रही हैं। रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। और ये सिर्फ कहानी नहीं रहती, अप्रैल इसे खुद अनुभव करने लगती है। उसे उस लॉस्ट गर्ल की झलकें दिखनी शुरू हो जाती है। कभी सड़क के किनारे एक धुंधली आकृति, कभी अचानक आईने में एक अजनबी चेहरा, कभी परेशान करने वाले सपनों में। ये कैसे कहानी के माहौल को बदलता है। उठे या अप्रैल के अपने अतीत का तनाव उसे ये सब दिखा रहा है। कहानी ये सवाल खुला रखती है, और इसी अनिश्चितता से डर और गहरा होता है। पाठक भी सोचने पर मजबूर होता है कि असल खतरा कहाँ है, बाहर की दुनिया में या इंसान के अपने मन में। और आपने अप्रैल के अतीत का जिक्र किया। ये जानना जरूरी लगता है कि वो और एडी दोनों के अपने इतिहास हैं। ये सिर्फ एक आम जोड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानी का एक बेहद अहम पहलू है। और यहीं हम उस थीम को गहराई से महसूस करते हैं जिसे विश्लेषण ट्रॉमा एंड हीलिंग यानी घाव और उपचार कहता है।
अप्रैल कोई आम लड़की नहीं, वो एक सर्वाइवर है। वो पहले एक सीरियल किलर के जानलेवा हमले से बच चुकी है। सोचिए उस अनुभव ने उस पर कितना गहरा असर डाला होगा। उसके अंदर एक डर हमेशा रहता है, लेकिन साथ ही एक लड़ने की ताकत भी। और एडी, उसका क्या अतीत है? एडी ने भी अपनी आंखों के सामने भयानक हिंसा देखी है। वो घटना उसके साथ आज भी है, उसके फैसलों को, उसके डर को प्रभावित करती है। तो ये दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो सिर्फ अपना भविष्य ही साझा नहीं कर रहे, बल्कि अपने अतीत के घाव भी साझा कर रहे हैं। उनका ये साझा दर्द उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है, लेकिन शायद अनजाने में उन्हें इस मर्डर रोड के अंधेरे की तरफ भी खींचता है। तो क्या उनका अतीत उन्हें इस रहस्य को सुलझाने में मदद करता है या ये उन्हें और ज्यादा उलझा देता है? दोनों ही बातें होती हैं मेरे ख्याल से। उनका अतीत उन्हें ज्यादा चौकन्ना बनाता है। वो उन चीजों को नोटिस करते हैं जिन्हें शायद कोई और नजरअंदाज कर दे। अप्रैल का सर्वाइवर इंस्टिंक्ट वो उसे खतरे को भांपने में मदद करता है, लेकिन साथ ही उनका अतीत उन्हें ज्यादा वल्नरेबल भी बनाता है। डर उन्हें घेर सकता है, पुराने जख्म हरे हो सकते हैं। यही कहानी दिखाती है कि इस जगह की बुराई सिर्फ बाहरी नहीं, वो इंसानों के अंदर तक पहुंच सकती है। पात्रों का ये अंदरूनी संघर्ष कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वो सिर्फ एक केस नहीं सुलझा रहे, वो अपने अंदर के भूतों से भी लड़ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो कहानी आगे बढ़ती है। अप्रैल और एडी फंसे हुए हैं, लॉस्ट गर्ल की झलकें दिख रही हैं, उनका अपना अतीत उन्हें परेशान कर रहा है। तो फिर असलियत क्या निकल कर आती है? इतने सालों से आर्टिकस लाइन पर आखिर हो क्या रहा था? विश्लेषण क्या खुलासा करता है? खुलासा चौंकाने वाला है, और यही कहानी का मैन वर्सेस सुपरनैचुरल यानी मानव बनाम अलौकिक वाला पहलू सामने आता है। विश्लेषण बताता है कि सालों पहले इसी सड़क पर एक बेहद शातिर और बेरहम सीरियल किलर सक्रिय था। वो अकेले हिचहाइकर्स को अपना शिकार बनाता था। सोचिए कितनी जानें गई होंगी, कितने परिवार उजड़ गए होंगे, और सबसे डरावनी बात, वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। उसका आतंक सालों तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। कभी पकड़ा नहीं गया इतने सालों तक? ये कैसे मुमकिन है? क्या किसी को कुछ पता नहीं चला? यही कहानी का तीसरा और शायद सबसे परेशान करने वाला थीम सामने आता है, करप्शन एंड साइलेंस, यानी भ्रष्टाचार और चुप्पी। विश्लेषण इशारा करता है कि ये सिर्फ एक आदमी का अपराध नहीं था। शहर के कुछ रसूखदार लोग, जिनमें शायद पुलिस महकमे के कुछ लोग भी शामिल थे, वो जानते थे। शायद पूरी सच्चाई नहीं, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि इस सड़क पर कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, शायद डर से, शायद अपने सायदे के लिए, या शायद सिर्फ उदासीनता के कारण। ये सामूहिक चुप्पी एक ढाल बन गई उस किलर के लिए। बाप रे, मतलब असली भूत तो इंसानी थे, वो चुप्पी, वो अनदेखी, वो ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल, कहानी यही तर्क देती है कि इंसानी बुराई, इंसानी लालच और इंसानी उदासीनता किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और फिर कहानी अलौकिक पहलू को इस इंसानी बुराई से जोड़ती है। जो लॉस्ट गर्ल की किंवदंती है, उसे एक नई रोशनी में देखा जाता है। शायद वो सच में उन मारी गई लड़कियों की अतृप्त आत्माएं हैं, जो इतने सालों से न्याय का इंतजार कर रही हैं और अब आने वाले खतरों से दूसरों को आगाह करने की कोशिश कर रही हैं। अप्रैल का उन झलकियों को देखना शायद इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो खुद एक सर्वाइवर है। वो उस दर्द को समझ सकती है। तो अप्रैल और एडी मिलकर इस पूरे जाल को तोड़ते हैं। वो उस पुराने राज को कैसे खोलते हैं? हाँ, अपने डर का सामना करते हुए, अपने अतीत के अनुभवों से सीखते हुए, और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर भरोसा करते हुए वो धीरे धीरे कड़ियां जोड़ते हैं। वो पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं, दबी हुई आवाजों को सुनते हैं, उन लोगों से सवाल करते हैं जो सालों से चुप थे। ये एक खतरनाक खेल है, क्योंकि जिन लोगों ने इतने बड़े राज को दबाया है, वो उसे खुलने नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अप्रैल और एडी सच को सामने लाकर रहते हैं। वो न सिर्फ उस किलर की पहचान उजागर करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी बेनकाब करते हैं जिन्होंने इस पूरे अपराध पर पर्दा डाले रखा था। और इस सच्चाई के सामने आने का क्या नतीजा होता है? क्या उन आत्माओं को शांति मिलती है? कहानी का अंत इसी तरफ इशारा करता है। एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली दृश्य है जब अप्रैल और एडी आखिरकार उस सड़क से जा रहे होते हैं। अप्रैल को एक आखिरी बार लॉस्ट गर्ल की आत्मा दिखती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुराना दर्द या डर नहीं है।
विश्लेषण के अनुसार उसकी आंखों में एक शांति है और शायद एक हल्की सी मुस्कान भी, जैसे वो कह रही हो, धन्यवाद, अब मैं आज़ाद हूँ। ये एक उम्मीद भरा अंत लगता है कि शायद अब उस सड़क पर और मौतें नहीं होंगी, कि न्याय आखिरकार मिल गया है। वो सड़क जो सालों से मौत का प्रतीक थी, अब शायद थोड़ी कम बोझिल महसूस होती है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या अंत पूरी तरह से सकारात्मक है? अक्सर ऐसी कहानियों में एक धुंधलापन रह जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विश्लेषण इस बात पे भी गौर करता है कि किताब की जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति है, वो पाठक के मन में एक हल्की सी सिहरन जरूर छोड़ जाती है, एक सवालिया निशान, जैसे कि क्या बुराई वाकई पूरी तरह खत्म हो गई है या अंधेरे का कोई छोटा सा कोना अभी भी बाकी है। ये अंत कहानी को और ज्यादा यादगार बना देता है, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जख्म कभी पूरी तरह भरते हैं, क्या न्याय हमेशा संपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक डरावनी सड़क यात्रा नहीं है, इसमें कई परतें हैं। हमने ट्रॉमा और हीलिंग की बात की, इंसान और अलौकिक के बीच के द्वंद्व की, और सबसे जरूरी भ्रष्टाचार और चुप्पी के खतरनाक परिणामों की। ये थीम्स कहानी को कैसे यादगार बनाते हैं। ये थीम्स ही कहानी को उसकी गहराई देते हैं। ट्रॉमा और हीलिंग का पहलू अप्रैल और एडी के किरदारों को मानवीय बनाता है। हम उनके डर, उनके संघर्ष और उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण से जुड़ पाते हैं। ये दिखाता है कि भयानक अनुभवों के बाद भी प्यार और हिम्मत पनप सकती है। मानव बनाम अलौकिक का द्वंद्व हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम किससे ज्यादा डरें, अनदेखी ताकतों से या इंसानी क्रूरता से। कहानी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि ज्यादातर डर इंसानों के कर्मों से पैदा होता है, और भ्रष्टाचार और चुप्पी का थीम कहानी को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अन्याय सिर्फ करने वाले की वजह से नहीं होता, बल्कि चुप रहने वालों की वजह से भी फलता फूलता है। विश्लेषण इस किताब को किस नजरिए से देखता है? क्या ये हॉरर और मिस्ट्री के शौकीनों के लिए एक सफल प्रयास है? विश्लेषण मानता है कि ये किताब हॉरर, इन्वेस्टिगेशन और भावनात्मक कहानी का एक बहुत अच्छा संतुलन साधती है। इसमें आपको ठंडक पहुंचाने वाले डरावने पल भी मिलेंगे, एक रहस्य को सुलझाने का रोमांच भी, और साथ ही पात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस होगा। अप्रैल और एडी का रिश्ता कहानी का दिल है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि शायद मिस्ट्री के बहुत अनुभवी पाठकों को अंत थोड़ा अनुमानित लग सकता है, लेकिन जिस तरह से लॉस्ट गर्ल की कहानी बुनी गई है, उसका भावनात्मक असर काफी मजबूत है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखी गई, ये इंसानियत, दर्द से उबरने की कोशिश और न्याय की तलाश पर भी एक टिप्पणी है। और इसीलिए विश्लेषण ने इसे हॉरर और मिस्ट्री जॉनर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 45 की रेटिंग दी है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको डराएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और शायद किरदारों के लिए महसूस भी करवाएगी। तो ये थी सिमोन सेंट जेम्स की मर्डर रोड की दुनिया में हमारी आज की पड़ताल। एक सड़क जिसका नाम ही दहशत पैदा करता है, एक नया जोड़ा जिसका हनीमून एक बुरे सपने में बदल जाता है, दशकों पुराना एक राज जिसमें इंसानी क्रूरता और सामाजिक चुप्पी की परतें हैं, और कुछ भटकती आत्माएं जो शायद सिर्फ न्याय चाहती थीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे भयानक अंधेरा अक्सर इंसानों के दिलों में ही होता है। और यहीं से एक विचार मन में आता है जो कहानी की चुप्पी और अनदेखी वाली थीम से सीधे जुड़ता है। हमने देखा कि कैसे एटिकस लाइन पर सालों तक बुराई इसलिए पनपती रही क्योंकि एक पूरे समुदाय ने, या कम से कम उसके प्रभावशाली हिस्से ने, आंखें मूंद रखी थी। उस चुप्पी ने उस बुराई को लगभग एक अदृश्य भूत बना दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास, किन अलग अलग दायरों में, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, दफ्तर का माहौल हो या पारिवारिक रिश्ते हों, ऐसी ही सामूहिक चुप्पी या जानबूझकर की गई अनदेखी किन अनकही, अनसुलझी समस्याओं को जन्म दे रही है। वो कौन से भूत हैं जिन्हें हम देखने से इनकार कर रहे हैं और जिनके परिणाम शायद उतने ही दुखद या नुकसानदेह हो सकते हैं, भले ही वो अलौकिक न हो। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस दिलचस्प और थोड़ी सिहरन पैदा करने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से मर्डर रोड को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा और कुछ नए विचार भी।